हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले, अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, बहुत ही गर्व का दिन है। अभी से कुछ समय पहले ही हमारा चंद्रयान-3 मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा के नॉर्थ पोल के समीप, ठीक, काफ़ी सफलतापूर्वक, काफ़ी अच्छे से लैंड कर चुका है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया में पहला देश बन गया है। अभी तक चंद्रमा के साउथ पोल पर, जिस हिस्से पर चंद्रयान-3 लॉन्च किया है, उस हिस्से पर दुनिया का कोई भी देश अपना यान जो है, अपना मिशन सक्सेसफुली लॉन्च नहीं कर पाया है। हाल-फिलहाल रसिया का लूना 25 क्रैश हो गया था, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और मैंने आप लोगों से बताया भी था, शायद आप लोग इसके गवाह भी रहे होंगे। मैं तो लाइव देख रहा था, पता नहीं आप लोग देख रहे होंगे कि नहीं। अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो जाइएगा इसरो के वेबसाइट पे देखिएगा, इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखिएगा, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं मेरा नाम अंकित है और मैं आप सभी का इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अध्ययन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सब्जेक्ट जो है, आज ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं हम अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और चैप्टर 8 जो होने वाला है, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि यह बुक के किताब की गहराई में क्वेश्चन आंसर है, वहां से ढूंढ करके, खोद करके, निकाल करके लाया गया है मेरे द्वारा, और पढ़ेंगे आप लोग। बहुत मजा आने वाला है इस सेशन को। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ भी कल भी मैंने आप लोगों को दे दिया था और मैं आज भी दे दूंगा। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले, आप सभी को पता है, यहाँ पे शेड्यूल आपको दिख रहा होगा, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का 7 और 8 बजे शेड्यूल चलती है। अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। आज जो है ज्योग्राफी, आज वेडनेसडे है, तो आज जो है ज्योग्राफी का क्लास है। ज्योग्राफी की क्लास में शेड्यूल आपको पता चल गया होगा, और आप में से बहुत सारे बच्चे कल कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था। फिर मैं अपना लास्ट वाला जो क्लास हुई है यूट्यूब पे, उसका मैं कमेंट चेक कर रहा था, मुझे वहां भी नहीं मिला। तो अगर ऑब्जेक्टिव का या सब्जेक्टिव से रिलेटेड ज्योग्राफी में कोई भी दिक्कत है, या चैप्टर से भी रिलेटेड कोई दिक्कत है, ठीक है, किसी पॉइंट पे, किसी टॉपिक पे, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस चैप्टर को जब भी पढ़ाऊंगा, जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, मैं वो चैप्टर, वो टॉपिक आपका क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो कम से कम लास्ट में कमेंट कर दिया कीजिए, लाइव सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो। बढ़ते अपने सेशन पे। और साथ ही साथ ये मेरा कहना फर्ज है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये करना आपका फर्ज है, ये जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट में आपके लास्ट में लूंगा कि आपको कमेंट कैसा लगा, मतलब सेशन कैसा लगा, ये आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा। फिलहाल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं, मैं उन सभी से कह रहा हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक बच्चा कल पूछ रहा था, सर शेयर कैसे करें? तो शेयर कैसे करना है? शेयर करना, आप फेसबुक चलाते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उस सब में जो स्टोरी वगैरह लगाते हैं, फेसबुक पर स्टोरी लगाते हैं, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं, तो वहां पे लिंक शेयर कर दिया कीजिएगा। तो बस यही शेयर करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। चलते हैं अपने सेशन पे। सेशन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2023 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक बच्चे का कमेंट मुझे अब ध्यान आ रहा है कि सर ये तो बुक में 9वां चैप्टर होगा, तो आप 8वां चैप्टर क्यों करवा रहे हैं? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नया जो एनसीईआरटी का पैटर्न है, नया एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी ने सिलेबस जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग जो तीसरा चैप्टर था आपका, ये हटा दिया गया है, जनसंख्या संघटक, ये है उसके बाद, इसलिए ये जो 9वें चैप्टर में पहले था, अब ये 8वें चैप्टर में हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, आप सभी को पता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ का मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। अगर जिनेवा ना दे, कुछ और दे दे तो स्विट्जरलैंड। अगर देश का नाम पूछ दे तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देश कितने हैं? इसके सदस्य देश कितने हैं? इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है। और लास्ट में
2016 के बाद से इसके सदस्य देशों की संख्या नहीं बढ़ी है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? गैट के नाम से, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना जो हुई थी, गैट की स्थापना 1948 में हुई थी, यानी कि भारत के आजाद होने के 1 वर्ष बाद हुई थी। ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट वेट, 1 मिनट रुकिएगा। एक प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व कर दिया गया होगा। ये जो साइड वाला था ना, ये कट रहा था, इसी को सॉल्व कर दिया गया है। तो चलिए, इतना सारा इंफॉर्मेशन है और ध्यान रखना है इसको। हालांकि क्वेश्चन अभी जस्ट आएगा, क्वेश्चन के माध्यम से भी करेंगे, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा देश विकासशील है? निम्न में से कौन सा देश विकासशील है जो अभी प्रगति कर ही रहा है? फ्रांस एक विकसित देश है यूरोप में, जापान एक विकसित देश है ऑस्ट्रेलिया में, तो नाइजर जो है यह एक विकासशील देश है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्वयं एक देश ही है। ये चारों देश चारों अलग अलग महाद्वीप के हैं। फ्रांस यूरोप का है, जापान एशिया का है, नाइजर अफ्रीका का है, और ऑस्ट्रेलिया जो है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश पतन यानी कि बंदरगाह जो है यह किस कोटि के हैं? किस कोटि के हैं? तो यह हो जाएंगे बहुआयामी पतन। किस कोटि के अंतर्गत आएंगे? बहुआयामी पतन कोटि के अंतर्गत आएंगे। जहां इलेबोरेट करना होगा, जहां डिस्कशन करना होगा, वहां मैं कर दूंगा। क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में किस वर्ष दास प्रथा या दास व्यापार का अंत हुआ था? देखिए, यह जब से औद्योगिकरण, उपनिवेशवाद 15वीं शताब्दी में यूरोप में उपनिवेशवाद शुरू हुआ। तो यूरोप में जब उपनिवेशवाद शुरू हुआ तो यूरोप के जस्ट बगल में अफ्रीका है, तो और उसके बाद क्या हुआ कि जब अमेरिका की खोज हो गई तो उस जो उपनिवेशवाद, यूरोप ने अपना उपनिवेशवाद का फायदा उठाया और अफ्रीका से लोगों को ले जा करके अमेरिका में काम करवाते थे। उनको एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे खरीद लिया जाता था, ठीक है, $2000 $3000 में काम करने के लिए। और ऐसी प्रथा हुई कि बहुत सारे देशों से, जो अफ्रीका के बहुत सारे देशों से जो लोग गए थे काम करने के लिए, वो वहीं रह गए। उन्होंने बाद में अपने परिवार का, अपने घर वालों का शकल तक नहीं देखा, ना ही उसके घर वालों ने शकल देखा। लेकिन अमेरिका ने भी इस प्रथा का क्या कर दिया? बाद में अंत कर दिया। वह ईस्वी पूछा जा रहा है यहाँ से 1808 में। अमेरिका ने 1808 में किया था। ब्रिटेन ने 1807 में किया था। तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं ध्यान रखना है, ब्रिटेन भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या ध्यान रखेंगे? डेनमार्क। डेनमार्क ने कब खत्म किया था? 1792 में। अमेरिका ने कब खत्म किया था? 1808 में। और ब्रिटेन ने कब खत्म किया था दास प्रथा या दास व्यापार का जो अंत किया था? ये 1807 ईस्वी में किया था। तीनों के बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है, ये जो मैप है इसके माध्यम से मैं समझाने के लिए ये लाया था। देखिए, ये जो है यूरोप है, ठीक है। यहाँ पे 15वीं सदी में उपनिवेशवाद का आरंभ होता है, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका से जब अमेरिका की खोज हो जाती है, ये पूरा अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ये साउथ अमेरिका। जब अमेरिका की खोज हो जाती है, शायद GIF एनिमेशन लग गया इसलिए इतना आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ से जब खोज हो जाती है तो अफ्रीका के बहुत सारे देशों को यूरोप वासियों ने गुलाम बनाया और यहाँ से लोगों को कहाँ भेज देते थे काम करने के लिए? अमेरिका भेज देते थे। और इसी कड़ी में जो दास व्यापार, यही जो कहलाया दास व्यापार कहलाता था। जो बड़े लोग होते थे, कुलीन लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, अपने काम करने के लिए, व्यापार के लिए उनको रख लेते थे, खरीद लेते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि जहाँ से लोग गए, यूरोप से लोग अमेरिका गए, फिर वापस यूरोप आ ही नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं एक गलत तरीका था ना, एक गलत तरीका था, एक गलत बिजनेस प्रैक्टिस था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा आपको। किस शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुए? किस शताब्दी के उत्तरार्ध में? किस शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब बाद में? तो यह हो जाएगा 20वीं शताब्दी। कौन सा हो जाएगा? 20वीं शताब्दी हो जाएगा। यानी कि विश्व के व्यापार का जो तरीका था यह धीरे धीरे मतलब उसके तरीके में चेंज आया। यानी कि 1948 में जब से गैट का गठन हुआ, तब से क्या हो गया? विश्व व्यापार के लिए नियम बनाए जाने लगे। विश्व व्यापार में जो भी डिस्प्यूट होता था, जो भी विवाद होता था, इसी के माध्यम से सुलझाया जाने लगता था। और बाद में इसी का स्थान कौन ले लिया गया? WTO के द्वारा इसी का स्थान ले लिया गया। यानी कि गैट का ही, जो WTO का जो पूर्ववर्ती संगठन है, यह गैट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नांकित शब्दों में से किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? तो ये जो शब्द है, व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार, डंपिंग, इनमें से सभी में किया जाता है, सभी का प्रयोग किया जाता है। अब व्यापार संतुलन क्या होता है? मान लीजिए इंडिया देश है, चाइना देश है, तो इंडिया का सामान जो है, इंडिया का सामान चाइना गया, मान लीजिए $20 बिलियन का गया। कितना बिलियन डॉलर का गया? 20 बिलियन। लेकिन वहीं चाइना से जो सामान आया इंडिया, चाइना से जो सामान आया इंडिया, $100 बिलियन का आया। कितना बिलियन डॉलर का आया? $100 बिलियन का आया। तो यह जो है ना, इसको व्यापार संतुलन के रूप में कहा जाएगा, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। चाइना के संदर्भ में बात करेंगे तो चाइना का व्यापार संतुलन जो होगा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि चाइना के यहाँ जितना सामान आता है इंडिया से, उससे ज्यादा वो सामान कहाँ भेज देता है? उससे ज्यादा मूल्य का सामान वो इंडिया में भेज देता है। वहीं इंडिया के लिए व्यापार संतुलन निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंडिया खरीदता ज्यादा है और बेचता कम है। ठीक है, तो व्यापार संतुलन दो प्रकार का हुआ, एक तो निगेटिव, एक तो पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। मुक्त व्यापार क्या होता है? मुक्त व्यापार वैसे व्यापार होते हैं, यानी कि अगर इंडिया मुक्त व्यापार अपनाना चाहता है तो चाहे जिस देश के साथ या जिस संस्था के साथ अपनाएगा, तो जो भी नियमों में जो भी नियम बने होंगे उसको खत्म करना पड़ेगा, या नियमों में कुछ छूट देनी पड़ेगी, कुछ ढील देनी पड़ेगी, ताकि जो दुनिया के जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो इंडिया में आकर के निवेश करें। इसको मुक्त व्यापार कहेंगे। और डंपिंग क्या होता है? डंपिंग ये होता है, मान लीजिए अंबानी है भी, ठीक है, मान लीजिए अंबानी है, तो अंबानी क्या है? अंबानी जियो का है ना इनका, तो जियो का अभी तो सिम ही आ रहा है, अभी फोन नहीं आ रहा है। मान लीजिए इन्होंने मोबाइल बनाया, मान लीजिए इन्होंने मोबाइल बनाया, और मोबाइल को यह क्या करेंगे? मोबाइल को यूरोप में बेच देंगे। जो यूरोप में जो मोबाइल 50,000 का मिल रहा है, जो मोबाइल 50,000 का मिल रहा है, मैं खुद को हाइड कर रहा हूँ, जो मोबाइल 50,000 का मिल रहा है, ये जियो का मोबाइल कितने में मिलेगा? 20,000 में मिलेगा। ठीक है, भले जियो के मोबाइल को बनाने में 25,000 का कॉस्ट आए, 30,000 का खर्चा आए, 35,000 का आए, इससे कोई मतलब नहीं। जियो इसलिए मोबाइल यूरोप में 20,000 में बेचेगा, क्योंकि जियो को यूरोप में अपना मार्केट कैप्चर करना है, यूरोप के मोबाइल मार्केट में अपनी जगह बनानी है, इसलिए यह 20,000 में बेचेगा। इसी को डंपिंग कहते हैं। और बहुत सारे देश इसी कारण से, यह फेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होता, उचित व्यापार प्रैक्टिस नहीं होता, अभ्यास नहीं होता, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो दूसरी कंपनियां हैं यह कहीं ना कहीं घाटे में चली जाएगी, और कहीं ना कहीं जियो का मोनोपोली हो जाएगा इस संदर्भ में। इसलिए बहुत सारे देश एंटी डंपिंग शुल्क लगाते हैं। व्यापार शुल्क में होता है एक एंटी डंपिंग शुल्क। अगर ये 20,000 में बेचेगा यूरोप में जाकर, तो यूरोप में बेचेगा तो यूरोप के मार्केट का एक्सेस तो चाहिए होगा ना, पहले वहां की सरकार की अनुमति तो चाहिए होगी ना। तो क्या करेगा? एंटी डंपिंग शुल्क लगा देगा, जिससे इसका जो दाम हो जाएगा 50,000 के आसपास हो जाएगा। यानी कि अब जो होगा फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यही होता है डंपिंग। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले है, सेशन को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल तो सेशन कंटिन्यू है, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि सभी जो भी ऑप्शन होते हैं जहां पे इलेबोरेट करना होता है, वहां मैं आपको अच्छे से इलेबोरेट करके समझाता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साप्ताह की उत्पत्ति कब हुई? साप्ताह फिर से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। साप्ताह की उत्पत्ति हुई इसके अकॉर्डिंग 2006 में। 2006 में साप्ताह की उत्पत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साफ्टा क्या है? यह साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अच्छा, ये मैं क्यों लिख रहा हूं? ये जो मैं फुल फॉर्म है ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में देखा गया है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है पूछ लेगा साप्ताह में एप्टा क्या मतलब होता है, टी का क्या मतलब होता है, तो कहीं ना कहीं आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जैसे अगर आपको याद रहेगा तभी आप जवाब दे सकते हैं। यह साप्ताह की उत्पत्ति हुई थी, किसने की थी? जो सार्क के सदस्य देश हैं, जो सार्क के सदस्य देश है, इन्होंने मिलकर की थी। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हालांकि मैं पॉलिटी में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां समझ लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, रीजनल कॉपरेशन।
ये होता है सार्क का फुल फॉर्म, यानी कि सार्क के सदस्य देशों के द्वारा ही साप्ता की स्थापना की गई थी, या साप्ता की उत्पत्ति कह सकते हैं इसके संदर्भ में 2006 में की गई थी। सार्क की जो स्थापना हुई है, सार्क की जो स्थापना हुई है यह हुई है 1985 में। सार्क के जो सदस्य देश हैं 8 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से सदस्य देश हैं? इंडिया है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। तो यह कुल 8 सार्क के सदस्य देश हैं। आप याद कैसे रखिएगा इसको? अगर आपको इंडिया का मैप है तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ, यह हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ हो जाएगा साउथ, यहाँ हो जाएगा ईस्ट, यहाँ हो जाएगा वेस्ट और यहाँ हो जाएगा ईस्ट। तो इंडिया के नॉर्थ में कौन कौन से देश हो जाएंगे? नेपाल हो जाएगा, और पूर्वी भारत को भी मिला ले तो भूटान हो जाएगा। ईस्ट में बांग्लादेश हो गया, साउथ में आएंगे तो श्रीलंका और मालदीव हो गया, और वेस्ट में आएंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं, मैं तो ऐसे ही समझता हूं, इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का गठन कब किया गया था? आजादी के 1 वर्ष बाद, भारत जब आजाद हुआ उसके 1 वर्ष बाद। कब? 1948 में। 1948 में। और इसी का बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, जिसके सदस्य देशों की संख्या 164 है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है इसके बारे में आपको। और जो इसका जो विस्तार किया गया था 2016 में, लास्ट टाइम विस्तार किया गया था, उसके बाद इसका विस्तार नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2016 में कितने देश विश्व व्यापार संगठन में थे? क्वेश्चन आ गया ना, कितने देश थे? अभी जस्ट डिस्कस हुआ है, 116। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो शायद ही आपने कहीं देखा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके आउट ऑफ द बॉक्स है, बुक से बाहर के क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं। ये आपके बुक के अंदर के ही क्वेश्चन है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप जाकर के जरूर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, जैसे भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत, हालांकि पाकिस्तान के साथ तो बंद ही है, भारत बांग्लादेश, नेपाल, कोई भी दो देश है, इसके बीच जो व्यापार कहलाएगा ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। 2015 और 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अंतरदेशीय व्यापार क्या है? भारत अपने क्षेत्र के अंदर ही अगर व्यापार करता है तो उसको अंतरदेशीय व्यापार कहा जाता है, या कोई भी देश अपने क्षेत्र के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार करता है तो उसको अंतरदेशीय व्यापार कहा जाता है। और स्थानीय व्यापार किसी लोकल जो क्षेत्र होता है, लोकल एरिया में जो व्यापार होता है, जो व्यापार की गतिविधि होती है, उसको स्थानीय व्यापार कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोपीय उपनिवेशवाद किस शताब्दी में शुरू हुआ? कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कब शुरू हुआ था? 15वीं शताब्दी में। कब शुरू हुआ था? 15वीं शताब्दी में। और इसी के कारण जब अमेरिका का खोज हुआ तो अफ्रीका के नागरिकों को, अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाकर, स्लेव बना करके अमेरिका ले जाया जा गया काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा जो विश्व व्यापार का प्रवाह होता है यह यूरोप से होता है। कहां से होता है? यूरोप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। 2009, 20 ए हो जाएगा, और 23 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। जिनेवा नहीं दे, अगर स्विट्जरलैंड दे तो स्विट्जरलैंड ही लिखना है, क्योंकि स्विट्जरलैंड देश में ही है। और किस कॉन्टिनेंट में है? किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है, माफ कीजिएगा, यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैट को किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया था? किस वर्ष? 1995 में। कब किया गया था? 1995 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ओपेक, ओ पी ई सी, ओपेक, यानी कि मैं फुल फॉर्म लिखता हूं यहां पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
कंट्रीज है यानी कि ज्यादा देश होंगे। कितने देश हैं, कितनी कंट्री है, कितनी कंट्री है यहाँ पे, 13 कंट्री है। कितनी कंट्री है, 13 कंट्री है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, वियना, वियना में है। वियना कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया, कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और इसके सदस्य देशों की संख्या 13 है। उसके बाद इसका जो गठन किया गया था, इसका जो गठन किया गया था 1960 में किया गया था। इसका गठन कब किया गया था, 1960 में। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ओपेक के सदस्य देशों की संख्या 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और किस जगह से, दक्षिण अमेरिका से। कौन हो जाएगा, वेनेजुएला। क्यों पूछा गया, क्यों पूछा गया, मजे की बात तो यह है, पूछा क्यों गया, 13 देश है, सिर्फ वेनेजुएला के बारे में क्यों पूछा गया। तो जब आप मैप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि वेनेजुएला के बारे में क्यों पूछा गया। आइए देखते हैं वेनेजुएला के बारे में क्यों पूछा गया। ये ओपेक के सदस्य देशों का मैप है, ये वर्ल्ड मैप है और ओपेक के सदस्य देशों का। ये आपको पता है, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। अब तो समझ में आ गया होगा। यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये देश है, यहाँ पे ये एशिया का मैप हो जाएगा, ये अफ्रीका का मैप हो जाएगा, ये यूरोप का मैप हो जाएगा और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। उसके बाद मैं बता रहा था कि वेनेजुएला के बारे में क्यों पूछा गया, क्योंकि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका से एकमात्र देश है जो जो ओपेक का सदस्य है। दक्षिण अमेरिका से एकमात्र सदस्य देश है जो दक्षिण अमेरिका से है। और 5 देश कहां से है, ये 5 देश जो हैं इराक से, माफ कीजिएगा, ये एशिया से, जैसे इराक हो गया, ईरान, कुवैत, यूएई और सऊदी अरबिया, ये 5 जो देश हैं यह एशिया से, और बाकी के देश अफ्रीका से हो जाएंगे, ठीक है, बाकी के देश अफ्रीका से हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेनेजुएला के बारे में ही क्यों पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के अधिकांश महान पतन, पतन होगा, पतन इस प्रकार वर्गीकृत है, किस प्रकार वर्गीकृत है, किस प्रकार वर्गीकृत है, किस प्रकार वर्गीकृत है। 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तृत पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्तृत पतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य देश है, आसियान। अच्छा, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, जो ओपेक है, आसियान, इस सब के बारे में क्यों पढ़े हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों पढ़े हैं, क्योंकि जो व्यापार होता है दुनिया में, व्यापार को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे छोटे बड़े, दुनिया में 120 ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, व्यापार संगठन है जो क्षेत्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए उसमें से आसियान, ओपेक, उसके बाद आसियान, सार्क का जो जिक्र आया, ये सब के सब उनमें से एक है या कुछ कह सकते हैं। कौन सा आसियान का सदस्य देश है, आसियान, ASEAN, आसियान। देखिए फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, नेशंस बहुत सारे देश है। कुल देशों की संख्या कितनी है, देश कितने हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, देश कितने हैं, देश हो जाएगा कुल 10 देश है इसमें, ठीक है, कुल 10 देश है। हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडोनेशिया, जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया के जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया। खुद को हाइड कर रहा हूं मैं, जकार्ता इंडोनेशिया। अच्छा, सार्क का मैंने बताया लेकिन शायद मैंने हेडक्वार्टर नहीं बताया सार्क के बारे में। सार्क का हेडक्वार्टर लिख लीजिएगा, ठीक है, सार्क का जो हेडक्वार्टर लिख लीजिएगा, SAARC। सार्क का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा यह कहाँ हो जाएगा, यह हो जाएगा काठमांडू, काठमांडू। और काठमांडू कहाँ है, नेपाल में, काठमांडू कहाँ है, नेपाल में। तो ध्यान रखिएगा सार्क का हेडक्वार्टर, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा, आसियान का। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था ये 1967 में हुआ था। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि आसियान का सदस्य देश है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है। तो जो 10 देश हैं इसके बारे में अब यहाँ से समझिए कैसे आप करिएगा। आप एक याद रखना है छोटा सा, BCIL, MMF,
ये मैं अपने सेशन में बार बार जब भी आसियान का जिक्र आता हूँ मैं याद करने के लिए यही ट्रिक देता हूँ, MMF और STV। ठीक है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस। BCIL, मान लीजिए किसी संस्था का ये क्या है, शॉर्ट नेम है किसी भी संस्था का, आप कुछ भी इसके हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। महिला मुक्केबाज फेडरेशन, मलेशिया, म्यांमार और फिलीपींस। हालांकि फिलीपींस का जो स्पेलिंग है PH से शुरू होता है, लेकिन याद रखने के लिए F समझिएगा, ठीक है। उसके बाद STB, सोनी टीबी, यानी कि एस से हो जाएगा सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो 10 देश हो गए, 4 3 7 3 10 देश हो गए। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये 10 देश है। अब यहाँ से पूछ रहा है कौन सा देश है, तो बांग्लादेश नहीं है, वेनेजुएला नहीं है, बांग्लादेश सार्क का सदस्य है, वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है। ब्रुनेई जो हो जाएगा, बिल्कुल ब्रुनेई किसका हो जाएगा, ब्रुनेई हो जाएगा आसियान का सदस्य हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतनी सारी बातें आपको ऐसे PDF मिल जाएगा, लेकिन पढ़ने का मजा जो है वो PDF में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए, आसियान के सदस्य देश है, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है। और इसके ईस्ट में, ईस्ट और साउथ के जो एरिया है, यहाँ पे ये पूरा आसियान के सदस्य देश हैं। तो ये मैप के माध्यम से समझिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी समझिए कि एक्चुअल में है कहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका सह सदस्य है, किसका सह सदस्य है, साफ्टा का, ऊपर में ही ऑप्शन है, किसका है, साफ्टा का। क्योंकि साफ्टा की स्थापना 2006 में किसके द्वारा, सार्क के द्वारा की गई थी, और सार्क में भारत भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है, जो मैंने आपको चैप्टर में, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में पढ़ाया है। आसियान का नहीं है, आसियान का भी डिस्कस हो चुका है आसियान के बारे में। OECD का भी नहीं है, और ओपेक के बारे में मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले अगर आपको सेशन अच्छा लग रहे हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शायद ही इस तरह से आपको कोई पढ़ाएगा, इतना एलोबरेट करके, इतना मैपिंग करके शायद ही आपको कोई पढ़ाएगा। मे भी कोई पढ़ा दे, लेकिन शायद ही पढ़ाएगा। और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगे, और लास्ट में ये भी कमेंट कीजिएगा अगर किसी टॉपिक में, मान लीजिए जो मैंने पढ़ाया उसमें कहीं भी दिक्कत है, या मैंने जो पहले पढ़ा दिया है उसमें कहीं दिक्कत है, तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है यह कितने प्रकार का होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 2 प्रकार के कौन कौन से हैं, एक तो है द्वि पार्श्विक, ठीक है, द्वि पार्श्विक, कैसे कैसे हिंदी में नाम होते हैं, द्विपार्श्विक। और जो दूसरा हो जाएगा यह हो जाएगा बहुपार्श्विक, बहुपार्श्विक हो जाएगा। द्विपार्श्विक यानी कि बायलैटरल, और बहुपार्श्विक यानी कि मल्टीलेटरल। मैं हाइड कर लूंगा, ठीक है। 2 प्रकार के हो गए, कौन सा, द्विपार्श्विक, यानी कि द्विपार्श्विक के अंतर्गत बायलैटरल के अंतर्गत जो 2 देशों के बीच व्यापार हो गया, और बहुपार्श्विक के अंतर्गत, मल्टीलेटरल के अंतर्गत 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चे ले सकते हैं, वैसे PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और कौन से टेलीग्राम ग्रुप में, अध्ययन अड्डा, ADHYAN, अध्ययन ADDA। और आपको कैसे पता चलेगा, तो ये लोगो जो दिख रहा हो ना हाइड करके, अभी जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है ना, ये वाला लोगो आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहा जाता है, समुद्र तट से दूर, ठीक है, स्थल खंड के पतन को क्या कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक या अंतर्देशीय पतन। कौन सा हो जाएगा, आंतरिक या अंतर्देशीय पतन। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा मत समझिए कहीं और से आ गया, एनसीईआरटी के बुक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारा कईबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है। 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, यह वेनेजुएला में। आप कैसे याद रखेंगे, वेनेजुएला में है मारा काइबो पतन, यह वेनेजुएला में है। इसके अलावा मैं याद रखने के तरीके बताऊंगा जब 2 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे ना, 5 नंबर वाले, तो वहां पे आपको सारा इलेबोरेट करके बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहा जाता है,
आयात एवं निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन। ये शायद मैंने बता दिया, पहले भी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है। किस लंबी दूरी के व्यापार में एक जो बहुत फेमस मार्ग था, रेशम मार्ग, ठीक है। यह जोड़ता है किसको किसको? रोम को चीन से, यानी कि एशिया को अफ्रीका से। अगर ये ना दे तो क्या लिखेगा? अगर ये ना दे तो आपके सामने क्या ऑप्शन दे सकता है? रोम जो है कहाँ पे है? यूरोप में। रोम यूरोप में है और चीन कहाँ है? एशिया में। तो ये भी दे सकता है एशिया को यूरोप से जोड़ता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। अगर मैप में देखिएगा आप लोग तो मैप में ये रहा आपके सामने, जो रेड कलर का दिख रहा है ये तो हो गया किसके लिए? रेड कलर का जो है यह है स्थल मार्ग, ठीक है। यह रेशम मार्ग है, यह स्थल मार्ग हो गया। और जो जो ब्लू कलर का दिख रहा है यह ओशियन मार्ग हो गया, जो समुद्र के रास्ते है। यह रेशम मार्ग है। लगभग 6000 किलोमीटर का ये मार्ग था। कितने किलोमीटर? 6000 किलोमीटर का, चीन से रोम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? फिर से साफ्टा। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, साफ्टा हो गया। साफ्टा के बारे में मैंने आपको बताया है। और एक यहाँ पे आया CSI, सार्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, आसियान के बारे में बता दिया। एक आया CSI, क्या है ये? CIS, माफ कीजिएगा, CIS, कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसकी स्थापना जो की गई थी यह 1991 में की गई थी, सोवियत संघ के विघटन के कुछ ही समय पहले, 8 दिसंबर को, ठीक है। 8 दिसंबर को इसकी स्थापना की गई थी। इसके सदस्य देश हैं, जो मेंबर कंट्री है, जो सदस्य देश है, इसकी संख्या 12 है। यह भी एक तरह का व्यापारिक समूह ही है, ठीक है। यह भी एक तरह का क्या है? व्यापारिक समूह ही है। जो पूर्व सोवियत संघ के जो 15 देश थे उसमें से 12 देश इसके सदस्य है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, यह मिनिस्क कहाँ? बेलारूस। मिनिस्क बेलारूस में है, ठीक है। बेलारूस में एक जगह है मिनिस्क, वहीं पर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूछता है, आप ये नहीं समझिए कि सिर्फ इतना ही बताया। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है, कब स्थापना हो। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है कि सदस्य देश कितने हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है इसका हेडक्वार्टर कैसे कि कहाँ है। इसी तरह से जो भी मैंने आपको बताया, सार्क बताया, आसियान बताया है, सार्क में देशों के नाम बताए, आसियान में देशों के नाम बताए, तो कहीं बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये क्या है? CIS के बारे में जान लिखिए। जो है सदस्य देशों की संख्या, बेलारूस है, रूस है, मोल्दोवा है, यूक्रेन हो जाएगा, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये सभी देश जो क्या है? इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत एक सदस्य है, 2020 के एग्जाम में उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछ ही लेता है। साफ्टा का किसका सदस्य है? साफ्टा का सदस्य है। यूरोपीय संघ का सदस्य भारत नहीं है। आसियान के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, ओपेक के बारे में मैं बता चुका हूँ। यूरोपीय संघ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? EU बोला जाता है, इसका मतलब यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि इसका जो गठन हुआ था, यह 1992 में, 1992 में गठन हुआ था। 1993 में जो है ये इस जो संधि थी वो लागू हो गई, लेकिन गठन हुआ था 1992 में। इसका जो हेडक्वार्टर है यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हाइड कर लेता हूं मैं खुद को। ब्रुसेल्स बेल्जियम में एक जगह है, ब्रुसेल्स, यहां पर है। इसके सदस्य देशों की संख्या है, इसके सदस्य देशों की संख्या जो हो जाएगा, यह हो जाएगा 27। तो इतना याद रखिएगा आप लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में। देखिए कितना सारा जानकारी मिल गया आपको, कब स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, सदस्य कितने हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि का नाम से ही पता चलता है यूरोपीय देशों का एक संगठन है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए मेरा काम है कहना और आपका काम है कर देना, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखते रहिएगा, जो भी आपके जो कमेंट अच्छे होते हैं मैं वहाँ पे हार्ट दे देता हूँ, ठीक है, हार्ट का सिंबल दे देता हूँ, क्योंकि वो कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और वो कमेंट पढ़ के मैं बहुत खुश होता हूँ कि नहीं, जो भी मैंने मेहनत की वो आप लोगों को अच्छा मिल रहा है। यानी कि मैं जो भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं अच्छा है। आप लोगों का जो कमेंट आता है ये देख करके दिल बाग बाग, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? रशिया तो बिल्कुल नहीं है। रशिया किसका है? CIS का है। कुवैत किसका है? कुवैत कुवैत ओपेक का सदस्य। कुवैत ओपेक का है? नहीं है, नहीं है बिल्कुल। अच्छा, नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल रसिया हो जाएगा। देखिए ये मैं बार बार कहता हूँ और मैं खुद ही मैंने यहाँ पे गलत किया, क्योंकि क्या क्या गलती की मैंने, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो नहीं वाले शब्द है, जो केवल वाले शब्द है, इस पे हमेशा अपनी पैनी नजर रखिएगा, चील की नजर रखिएगा। तो नहीं है, रसिया हो जाएगा। हालांकि मैंने गलत नहीं किया। और कुवैत, ईरान, इराक जो है ये तीनों के तीनों ओपेक के सदस्य। इसके बाद और कौन सा हो जाएगा? सऊदी हो जाएगा और UAE हो जाएगा। ये तीनों एशिया, ये पांचों सदस्य जो हैं ये एशिया से हैं। आप कहेंगे याद कैसे रहता है? तो मैप के माध्यम से याद रहता है। ऐसे याद नहीं रहता, मैप के माध्यम से याद रहता है, इसलिए मैं मैप लाता हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इथोपिया की राजधानी है? ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। मैं भी क्यों पूछा नहीं पता, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है। अदीस अबाबा। कौन सा हो जाएगा? अदीस अबाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है? विभिन्न विभिन्न प्रकार के वस्तु कहां से? भारत से, माफ कीजिएगा, जर्मनी से। और ये ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान रखिएगा, डी में नहीं है, बी में है। स्थान डी पर है लेकिन ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व में प्रादेशिक व्यापार समूह, जो छोटे छोटे व्यापार समूह जिसके बारे में बात की है, ओपेक, सार्क, ठीक है, आसियान, यूरोपियन यूनियन, ये सब प्रादेशिक व्यापार समूह है। लेकिन इनकी संख्या विश्व में कितनी है? इनकी संख्या विश्व में 120 है। डिस्कस भी हो चुका है। और विश्व व्यापार में इनका भागीदार कितना है? इनका जो भागीदार है यह कितना है? यह 52% है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है, 52% भागीदारी करते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल सामाजिक महत्व के पतन है, निम्न में से कौन केवल सामाजिक महत्व के पतन है? तो कौन सा हो जाएगा? नौसेना पतन। कौन सा हो जाएगा? नौसेना पतन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से, पेन चेंज कर ले बहुत, निम्नलिखित में से फेरी पतन के नाम से किसे जाना जाता है? फेरी पतन के नाम से किसको जाना जाता है? अगर याद है, आप लोग जानते हैं तो आंसर जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आंसर जरूर करिएगा। तो कौन सा हो जाएगा? पैकेट पतन। कौन सा हो जाएगा? पैकेट पतन। यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, इंग्लिश चैनल उदाहरण है, ठीक है। अगर पूछ लेगा इंग्लिश चैनल, जिसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले जो चैप्टर है उसमें करवाया था, इंग्लिश चैनल जो है यह उदाहरण है, उदाहरण है किसका? किसका हो जाएगा? यही पैकेट चैनल का, यह फेरी पतन उसी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदन, होनोलुलु, सिंगापुर उदाहरण है, किसके उदाहरण है? अदन जो है, होनोलुलु, सिंगापुर, ये सब जो पतन है, ये पतन के प्रकार हैं, यह किसके उदाहरण है? यह जो है मार्ग पतन या विश्राम पतन के उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधक पतन है? ये सब के सब तैल पतन के नाम से जाने जाते हैं। किस पतन से? तैल पतन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा तेल शोधक पतन है। तो अबाडान, जो पर्सिया की खाड़ी में है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जहाज अपने बड़े आकार के कारण मुख्य पतन तक नहीं जा सकते वह कहाँ रुकते हैं? तो वह बाह्य पतन में रुकते हैं। कहाँ रुकते हैं? बाह्य पतन में रुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहलाता है, पतन को भी कहते हैं, पोताश्रय भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।